Hello friends, welcome to English Literature Notes. Today we are going to discuss the most important age of British literature. It's modern age. It starts from 1901 and ends in 1945 AD. So let's move on introduction. The modern age in English literature began in the early 20th century around 1901. हम लोग क्या देखते हैं कि इसका स्टार्ट कब होता है, स्टार्टिंग होता है 1901 के साथ। और इसमें देखते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का जो राज्य है वो ख़त्म हो जाता है। और इस एज में ही हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सो इस एज को हम लोग एज ऑफ एंजाइटी के नाम से भी जानते हैं, एज ऑफ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस एज में सारा कुछ देखने मिलता है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लोगों के मन में जो एंजाइटी चल रहा है। सो इसलिए इसे इस नाम दिया गया है। राइटर्स ब्रोक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल forms and theme and started exploring inner reality, uncertainty, disillusionment and psychological depth। तो इसमें लिटरेचर जो लिखे जा रहे थे वो कैसे थे, वो ट्रेडिशनल फॉर्म जो पहले लिखा जा रहा था उसको छोड़ के अब कुछ न्यू वे ट्राई किया जा रहा है। इसमें क्या लोग अपने इनर रियलिटी को, जो असलियत है इंसान का, अंदर का असलियत, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो निराशा से घिरे हुए हैं, उनके साइकोलॉजी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका मनोअवस्था क्या है, वो सारा कुछ अब लिटरेचर दिखाएगा। ना कि वो नॉर्मल ज़िंदगी, अपर क्लास, हाई सोसाइटी, ये सब ना दिखा के वो रियलिटी दिखाएगा कि आखिर इंसान के अंदरूनी मन में क्या चलता है। सो लेट्स मूव ऑन हिस्टोरिकल इवेंट। तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। और इसका स्टार्टिंग में जानते हैं वर्ल्ड वॉर कब से चला था, तो 1914 टू 1918। और फिर देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी इसी एज में जाता है, जो कि 1939 से 1945 तक चलता है। तो अब सोच सकते हैं उस एज का क्या हाल होगा, उसमें लिटरेचर कैसा लिखा जाएगा जब दो वॉर हो चुका है इस एज में। तो अब कोई यहाँ पे खुशी वाला लिटरेचर तो आपको मिलेगा नहीं। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि उस समय क्या हालत होगा। द कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। तो देख रहे जब भी ब्रिटिश एम्पायर में जो भी कोलैप्स चल रहा है, जो नेशनलिज्म का थिंकिंग आ गया है, अब क्या होने वाला है वो किसी को कुछ पता नहीं है कि अब फ्यूचर में क्या चलने वाला है। तो इंसान जो निराशा से भर चुके हैं, ग्रेट डिप्रेशन इस एज में दिख रहा है 1929 का। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अपने पिक पे है, सब कुछ चेंज हो गया। जो पुराना वर्ल्ड हम लोग देखे थे रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज का, धीरे धीरे कितना ज़्यादा चेंजिंग आ गया वो हम देख रहे हैं। द राइज ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी। एक सिगमंड फ्रॉइड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना साइकोलॉजी का थ्योरी भी दे दिया है। फिलॉसफी का भी थ्योरी देखते हैं, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हम धरती पे आए क्यों है, मेरा आने का रीजन क्या है, अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। शेप द मॉडर्न थिंकिंग। तो इस सबसे मॉडर्न थिंकिंग चेंज हो चुका है। फिर देखते हैं अर्बनाइजेशन एंड मशीनरी चेंज द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप। तो अब जो है मशीन युग आ गया है, मॉडर्न युग आ गया है, जो भी लोग अब शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब पूरा सोसाइटी में चेंज आ चुका है। आज हम लोग देख सकते हैं कैसा सोसाइटी जो अभी हम लोग पोस्ट मॉडर्न एज में रह रहे हैं, तो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो रहा है ये पोस्ट मॉडर्न एज की तरफ ही। अब देखते हैं इसमें राजा कौन थे। तो लास्ट देखे थे विक्टोरियन एज चल रहा था, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी। अब उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। अब एडवर्ड 7 जो है वो अपना राज्य संभालते हैं। फिर उसके बाद इनका डेथ होता है, तो जॉर्ज 5, फिर एडवर्ड 8, फिर जॉर्ज 6, ये सारे लोग अपने रूल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज। तो अब जैसा कि लिटरेचर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुका है, सोसाइटी में चेंज आ चुका है, तो इंग्लिश लैंग्वेज बिकम मोर ग्लोबल ड्यू टू कॉलोनाइजेशन एंड वर्ल्ड वॉर। इंग्लिश लैंग्वेज अब ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज आ गया है। इंडिया में भी अब इंग्लिश लैंग्वेज आ चुका है। और यूज ऑफ स्लैंग, डायलैक्ट एंड कॉलिक्वल एक्सप्रेशन इंक्रीज। मतलब अब कि है नॉर्मल वर्ड्स में नहीं लिख रहे जिसमें डायरेक्ट समझ आ जाए। अब राइटर ऐसे वर्ड लिख रहे जिसको आपको सेकेंड मीनिंग समझना पड़ेगा, डबल मीनिंग समझना पड़ेगा। लैंग्वेज रिफ्लेक्टेड द इनर थॉट ऑफ द डायरेक्टर्स। बोले ना कि वो अपना अंदरूनी विचार को बताया जा रहा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया जा रहा है। राइटर्स बिगिन एक्सपेरिमेंटिंग विथ सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड फॉर्म। अब डिफरेंट मतलब लिख रहे हैं, बीच में पंक्चुएशन डाल रहे हैं, फिर कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब ऐसा कोई राइम और रिदम का फॉलो नहीं किया जा रहा है, अपना लोग फ्री वर्ड्स में लिखे जा रहे हैं। तो ये सारे चेंज थे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। तो जैसे कि हम बताएं कि अब लोग रियलिटी पे लिख रहे हैं, जो वास्तविकता चल रहा है, वर्ल्ड वॉर के कारण जितना भी दुर्गति हो गया है पूरा विश्व का, पूरा देश का, वो सब के बारे में अब राइटर्स लिखना चाह रहे हैं। पोइट्री के, अपने नॉवेल्स के सब अनुसार ये सब दिखाना चाह रहे हैं कि लोग जाने कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। वो अपने साइकोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि वो सबका प्रभाव ह्यूमन माइंड पे कैसे पड़ा, क्या जो
वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें नॉर्मल इंसान को कुछ असर नहीं हुआ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, उसमें हर एक इंसान पे असर पड़ा होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोरोना काल था, तो कोविड-19 के समय हम लोग अब घर में थे, कहीं बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग सब नॉर्मल तो नहीं थे जैसे कि अभी रहे और जैसे पहले थे, हम लोग में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। तो वो सब एक-एक इंसान पे असर पड़ गया था उस चीज़ का। तो वही दिखाई रहा है कि जब वर्ल्ड वॉर चला था तो क्या असर हुआ होगा, वो सारे हम लिटरेचर से ही पता कर सकते हैं। और एलिनेशन एंड आइसोलेशन, तो अब क्या है, राइटर जो है जैसे कि देखते हैं कि अब जो ह्यूमन पे जो असर पड़ा है, अब वो कैरेक्टर्स के अनुसार दिखा रहा है कि कैरेक्टर्स ऑफन फील लॉनली एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी। लोग अकेला फील कर रहे हैं, वो अब सोसाइटी के साथ मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि नहीं हम अकेले रहें, हम दूर जाना चाह रहे हैं दुनिया से। हम सवाल उठा रहे हैं कि हम क्यों आए दुनिया में, जब इतना ही विश्व में वॉर ही चलना है, सबको एक दिन जाना ही है, तो फिर क्या है हम लोग का रहने का और जीने का मकसद। ये सारे बात किया जा रहा है लिटरेचर में। ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशनल पहले का लिटरेचर लिखा जा रहा था वो सब अब नहीं लिखा जा रहा है, अब न्यू स्टाइल को फॉलो किया जा रहा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, टेक्निक टू शो फ्लो ऑफ थॉट, ये वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस की तरह यूज किया गया था। और इसमें दिखाया गया जाता है कि जो राइटर्स के माइंड में चल रहा है वो क्या सोच रहे हैं, वो हम दिखाएंगे। मतलब कि राइटर जो है जैसे सोच रहे हैं कि अभी हम सोच रहे हैं अपने प्रेजेंट के बारे में कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, फिर सोचेंगे कि नहीं नहीं हमको तो कुछ काम था, हम फिर कुछ और सोचने लगेंगे। मतलब ये जैसे सोच रहे हैं वही लिखा हुआ है। फिर सिम्बोलिज्म एंड इमेजरी, डीप यूज ऑफ सिम्बॉल एंड इमेज टू प्रेजेंट फीलिंग, तो मतलब सिम्बॉल्स का यूज किया जा रहा है, मतलब जैसे कि एक ऐसा थॉट जो कि कुछ और को प्रेजेंट करे। इमेज, कुछ हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जो कहानी पढ़ रहे हैं, तो हमको सामने वो इमेज बनता हुआ दिखे कि उस समय वॉर का जो कंडीशन था हमको एकदम मेरे सामने नजर आने लगे, ऐसा कहानी और कविता लिखा जाता है उस समय। पेसिमिज्म एंड अनसर्टेनिटी, तो इसमें क्या है, ए जनरल सेंस ऑफ लॉस, डिसबिलीफ एंड होपलेसनेस। तो वो देखते हैं कि पेसिमिज्म मतलब क्या होता है, निराशावादी, मतलब इसमें जो एक तरह से पूरे निराशा से इंसान भर गया उसको दिखाया जा रहा है। वो सब कुछ खो चुका है, वो वॉर से पूरा ज़्यादा परेशान है, उसका पर्सनल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल से वो ज़िंदगी जी रहा है। उसको अब किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं रहा है, ना उसको भगवान में विश्वास रह गया है, ना ही उसको सोसाइटी में विश्वास रह गया है, वो पूरी तरह से होपलेस हो गया है। ये सब देखते हैं हम कैरेक्टर्स के माध्यम से। फिर एंटी हीरो एंड ऑर्डिनरी कैरेक्टर, फोकस ऑन फ्लॉड और कॉमन पीपल इंस्टेड ऑफ हीरोइक फिगर। तो जैसे कि हम देखते हैं कि शेक्सपियर में बहुत ज़्यादा हीरोइक कैरेक्टर था, एकदम पूरा सब में क्वालिटी रहेगा, उसमें पूरे अच्छे से वॉर करेगा। अब ऐसा नहीं है, अब जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे और उसमें कोई भी ऐसा खास बात नहीं जिसको हम उसको हीरो कर सकते हैं, वो नॉर्मल पीपल रहेंगे, उसमें बहुत सारे कमियाँ भरा हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं थीम ऑफ वॉर, डेथ, टाइम एंड आइडेंटिटी, तो ये सब पे लिखा जाएगा क्योंकि वॉर का सीजन ही चल रहा है, तो हर जगह डेथ ही डेथ है, लोगों को अपना ज़िंदगी जीने का मकसद समझ में नहीं आ रहा, तो उसी तरह सारा कैरेक्टर्स और ये स्टोरी एंड पोएम डेवलप किया जा रहा था इस एज में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन ऑफ जनरा, कौन कौन से किस तरह प्रकार के लिटरेचर लिखे जा रहे थे। तो पहला पोएट्री, तो मूव्ड अवे फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू सिम्बोलिज्म, इमेजिज्म एंड फ्री वर्ड्स। जैसे कि बताएं सिम्बोलिज्म इमेजिज्म किस यूज किया था, फ्री वर्ड्स में मतलब जो मन में आ रहा है विचार लिखे जा रहे हैं। फेमस पोइटिक मूवमेंट इमेजिज्म देखते हैं इसमें, जो कि इजरा पॉइंट के था। फिर वॉर पोइट्री देखते हैं, इसमें वॉर पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ राइटर्स थे जो कि खुद भी सैनिक थे, वो पूरा कंडीशन को झेल के आए थे वर्ल्ड वॉर का और उसको लिखे थे, जैसे कि विल्फर्ड अवन। नेक्स्ट है नॉवल, तो नॉवल बिकम मोर इंट्रोस्पेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स एंड साइकोलॉजिकल, तो ये नॉर्मल नॉवल नहीं, अब लोग साइकोलॉजिकल नॉवल लिखा जा रहा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया जा रहा है। जैसे कि बताएं नॉन लिनियर नैरेटिव है, मतलब कहीं से भी कहानी शुरू हो जाएगा, अभी प्रेजेंट से शुरू हो जाएगा, फिर लोग पास्ट में चला जाएगा, फिर लोग फ्यूचर में चला जाएगा। फिर ड्रामा, रियलिस्टिक एंड एब्सर्ड ड्रामा, रियलिस्टिक तो रियलिटी बेस्ड रहेगा ड्रामा, फिर एब्सर्ड रहेगा, मतलब कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा, पूरा कहानी पढ़ लेंगे आपको मीनिंग समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, आपको खुद सोचने को मजबूर कर देगा कि अब नेक्स्ट क्या होगा। और फिर है डील्स विद एग्जिस्टेंस, फ्यूटिलिटी एंड ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बोला जा रहा है, बात हो रहा है, फिर रुक जा रहा है बात। एक सैमुअल बेकेट का ड्रामा है द वेटिंग फॉर गॉडेट, उसको हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एशियन क्रिटिसिज्म, तो इस एज में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लिखा जा रहा है, लोग दूसरे राइटर्स के वर्क को पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, फिर अपना ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है ए रूम ऑफ ऑन्स, तो उसमें फेमिनिज्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है मेजर राइटर एंड देयर वर्क, तो नॉवेलिस्ट वाले देखते हैं जो नॉवल लिखते थे, जेम्स जॉयस वगैरह, उन्होंने यूलिसिस लिखा है, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन लिखा है,
वर्जीनिया उल्फ ने मिसेस डेलावे लिखा है, टू द लाइट हाउस लिखा है। W.H. लॉरेंस ने सन्स एंड लवर लिखा है, वोमेंस इन लव लिखा है। E.M. फॉरेस्टर्स ने इफ पैसेज टू इंडिया लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 लिखा है, एनिमल फार्म लिखा है। फिर पोएट्री T.S. एलियट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने द वेस्टलैंड लिखा है, ये एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको कोई ना सेमेस्टर में पढ़ना जरूर मिल जाएगा। फिर द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफक भी लिखा है। W.B. येट्स ने द सेकंड कमिंग लिखा है। सेलिंग टू बेजेंटियम लिखा है। वार्ड पोइट्स है कुछ कुछ जो कि बताए थे, ये लोग वॉर का कंडीशन को देखते थे, लिखते थे इसके बारे में। ये सारे नाम आप लर्न कर लीजिएगा। फिर है ड्रामेटिस्ट जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, जिन्होंने पिग्मलियन लिखा है, मैन एंड सुपरमैन लिखा है। फिर आर्म्स एंड मैन लिखा है। फिर T.S. एलियट है, जिन्होंने मर्डर इन कैथेड्रल लिखा है। और ये देखते हैं कि T.S. एलियट ने पोएम भी लिखा है और ड्रामा भी लिखा है, ये दोनों थे, पोइट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। अब कंक्लूजन में देखें तो द मॉडर्न एज वर पीरियड ऑफ रेडिकल चेंज इन इंग्लिश लिटरेचर, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है पुराने वाले एज से। राइटर्स फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, सोशल डिसइल्यूजनमेंट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो मेंटली साइकोलॉजिकली जो भी चल रहा है सब कुछ लिखा जा रहा है। इट गेव राइज टू मॉडर्निस्ट टेक्निक, न्यू लिटरेरी फॉर्म एंड इनोवेटिव लैंग्वेज यूज। मॉडर्न लिटरेचर लेड द फाउंडेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी राइटिंग। तो इसके बाद ही अब धीरे पोस्ट मॉडर्न एज आ गया। तो देखते हैं कि मॉडर्न एज में इतना ज़्यादा कंडीशन खराब था, तो अब सोच सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्न एज में कितना ज़्यादा कंडीशन खराब होगा। तब जो वॉर चल रहा था, वॉर के बाद जो असर पड़ा, अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एज में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।